Okay, class. So I have started now. Okay, so Hanji. So in today's class, we are going to discuss the constitutional provisions related to GST. Means हमारे constitution में GST से related कौन-कौन से articles mention है, वो सारे articles आज हम लोग पढ़ेंगे one by one thoroughly. और आप लोग को कोई भी doubt होगा तो you can ask me anytime. Okay. So the जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू जीएसटी इज आर्टिकल 246A. मतलब कि 246 is a section name and subsection is A. ठीक, किसी को कोई डाउट इतने में? Okay. So हाँ जी, what article 246A said that legislature of every state shall have a power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state concurrent powers. Okay. इस लॉ को समझाने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पुराने लॉ के बारे में बताना चाहूंगी. ओके. सो पुराना जो लॉ होता था उसमें क्या होता था कि जो गुड्स होते थे, आप लोगों को गुड्स और सर्विस में डिफरेंस पता है? एवरीवन क्लास? यस मैम. व्हाट आर गुड्स? टेल. गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर फिजिकल मैम, टेंजिबल जो चीज होती हैं. हाँ, टेंजिबल मतलब एनीथिंग वी व्हिच कैन टच एंड सी. एग्जैक्टली, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, स्टील हो गई, anything. Okay, whatever the thing we can touch. And what are the services? Ma'am, services are intangible. We cannot see, but we can feel it. We can feel it. Can anyone give me the example of intangible things? Ma'am, डॉक्टर की जो सर्विस होती है. Very good, Bushra. Anyone else? हम लोग होटल में जाते हैं, क्या हम लोग होटल में अगर 1,000 रुपए देके एक रूम बाय कर रेंट लेते हैं तो क्या हम ऐसा तो है नहीं कि उस 1,000 के रूम को हम आजीवन के लिए अपना बना लेते हैं? नहीं, हम 1 नाइट का अगर पे कर रहे हैं तो हम एक रात के लिए बस सर्विसेज लेते हैं वहां पे, राइट? उसको हम लोग हॉस्पिटैलिटी सर्विस कहते हैं. ओके. सो सर्विसेज आर the only which we can feel. These are intangible in nature and goods are tangible. We can even consume that also. Okay. So earlier जो law था हमारा, जो taxation system था, वो क्या था कि goods हमेशा state पे किया करती थी. मतलब गुड्स पे जो टैक्स होता था वो स्टेट लिया करती थी, लेकिन जो सर्विसेज पे टैक्स हुआ करता था वो सेंट्रल को जाता था. क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. But what Yes, happened जब जीएसटी आया और आर्टिकल 246 में ये बात कही गई कि स्टेट और सेंट्रल, स्टेट और यूनियन दोनों के पास अब पावर है कि दोनों ही स्टेट से रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम को भी डील कर सकते हैं और साथ के साथ गुड्स से रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम को भी डील कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, कॉन्करेंट. इज इट विजिबल टू यू ऑल? कॉन्करेंट का मतलब होता है, कॉन्करेंट पावर्स मींस नॉट हैविंग एन इंडिविजुअल पावर बट हैविंग डुअल पावर. डुअल पावर मतलब कि यहाँ पे स्टेट को भी पावर है और यहाँ पे यूनियन मतलब सेंट्रल को भी पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड कोई भी लॉ है, कुछ भी चीज है, वो फॉर्म कर सकती है. ठीक. इसी आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. ओके. लिस्ट 1 में वो सामानों को रखा गया है, वो गुड्स सर्विस को रखा गया है जिसको सिर्फ यूनियन चेक कर सकती है. लिस्ट 2 में उन चीजों को रखा गया है जिनको स्टेट चेक कर सकती है. और लिस्ट 3 में कौन सी चीजें होंगी बताइए क्लास? लिस्ट 3 में कौन सी होंगी? उसको यूनियन गवर्न करेगी कि स्टेट गवर्न करेगी? कोई बताएगा? मैं तो मैम दोनों करेंगे. दोनों करेंगे. वेरी गुड, है ना. लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन और गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस दोनों पे ही चीजें कर सकते हैं. ओके. सो दिस वाज आर्टिकल 246A. नाउ मूविंग टू आर्टिकल 269A. okay. This article 269A, this is a new article. As we all know, GST is a new concept. इससे related जितने भी articles हैं सारे नए ही article हैं. Okay, this is a new article which states that levy on IGST. What is the meaning of IGST?
IGST का मतलब कोई बताएगा मुझे? Do anyone knows the full form of IGST? The full form of IGST is integrated GST. Exactly, very good, है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो एक ही जगह से संचालित हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो एक ही जगह से गवर्न हो रहा है। तो IGST यही कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो टैक्स आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसका पोर्शन होता है, जो भी लॉज में मेंशन है, वो अपना पोर्शन खुद रख लेती है और बाकी जो स्टेट को पोर्शन देना पड़ता है वो स्टेट को दे देती है। और उसको कितना अपने पास रखना है टैक्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। जैसे अगर मोबाइल फोन की बात करें, ओके, अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन पे कितना % GST लगता है? 18%। ओके, 18% GST मोबाइल फोन पे लगता है। ओके, सो नाउ व्हाट, अब 18% जो पूरा टैक्स है वो पूरा का पूरा किसके पास जाएगा? डू रिप्लाई क्लास, पूरा टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल। मैम सेंट्रल। एग्जैक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर government. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक पार्ट तो उसका खुद का ही होगा, एक पार्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही होगी जिसको हम लोग यूनियन भी कहते हैं, और एक पार्ट होगी स्टेट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 9% GST का खुद का पार्ट रख लेगी और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगी? 9%। गेटिंग इट क्लास? उसका हाफ यानी 9%। यस मैम। उसका हाफ मतलब हाफ देगी कि अपने पास 10 रखेगी, 8 इसको देगी। ये सारा कहाँ पे डिसाइड होता है? प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब जो भी GST काउंसिल ने डिसाइड किया होगा कि स्टेट को कितना रखना है किस प्रोडक्ट पे और सेंट्रल को कितना रखना है, इसके हिसाब से वो खुद ही डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इज आर्टिकल 269 इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। आपको कहीं भी कोई डाउट होगा मुझसे Yes, तुरंत ma'am. पूछिएगा। ठीक है, मैं इसीलिए थ्योरी पोर्शन पे ना जाके आपको कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ कि आपको समझ में आए चीजें। थ्योरी आप खुद भी पढ़ लोगे। एंड बेस्ट थिंग इज कि ये पूरा जो वीडियो है ये आपके यूट्यूब पे जाता ही है, तो आपको कभी भी ना समझ में आए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स कोट करती हूँ, थ्योरी में एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, तो आपको वहां से भी इजिली मिल जाएगा। Okay, now the next article related to GST is article 366 12A। 12A उसका सबसेक्शन होता है। Okay class, ठीक। This article defines the GST as a tax on supply of goods or service or both, except supply of alcoholic liquor for human consumption। मतलब समझे इसका आप लोग? हाँ, Yes, ma'am. GST हर गुड्स एंड सर्विस पे लगेगी, बट किस पे नहीं लगेगी? अल्कोहल पे। Alcohol. I don't know why this has been included into this, but alcoholic liquor जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, उन पे कोई GST लागू नहीं होती है। क्लियर? GST लागू नहीं होती है, लेकिन हो सकता है उस पे कोई अलग तरह का कोई डायरेक्ट टैक्स लागू होता होगा, बट GST एक यस इनडायरेक्ट मैम, टैक्स। उसमें डायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ, तो GST एज अ इनडायरेक्ट टैक्स उस पे नहीं लागू होता है, इसको एक्सेप्शन किया गया है। ओके, कुछ इसी आर्टिकल में कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी दिए, जैसे कुछ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी होती है, इन सबको भी इससे क्या कर दिया जाता है? फ्री कर दिया गया है। ओके, उस पे भी GST नहीं लगती है। ठीक, नाउ कमिंग टू क्लॉज 279A। ओके, क्लॉज 279 में यहाँ पे दो पार्ट में लिख दिया गया है। क्लॉज 279 में आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लॉज 279A। क्लॉज 279A क्या कहता है कि with the insertion of this article, the President of India has the power to constitute Goods and Service Tax Council within 60 days from the date of commencement of this act। यहाँ पे ये बात कही जा रही है, बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए कितना लंबा चौड़ा थ्योरी क्या लिखा है। यहाँ पे बस यही लिखा है कि जब से ये एक्ट लागू होगा, मतलब जिस दिन से भी ये एक्ट लागू हो जाएगा उस दिन से
जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, जो राष्ट्रपति हैं, उनको 60 दिन के अंदर ही अंदर एक जीएसटी का काउंसिल बनाना पड़ेगा। ओके, जीएसटी की काउंसिल उनको बनानी पड़ेगी 60 डेज के अंदर ही, जब से ये लॉ लागू हो जाएगा। ठीक, अब उस काउंसिल में रहेगा कौन, उसके मेंबर्स कौन होंगे, ये हम देख लेते हैं। ठीक, जो काउंसिल में जो पहला मेंबर होगा वो होगा चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होगा क्लास हमारा, जल्दी जल्दी बताइए, थ्योरी है ये, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। चेयरमैन कौन होगा प्राइम मिनिस्टर मैम। बेटा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देखो लिखा है ना यहाँ पे, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरमैन, राइट। मतलब Yes, जो ma'am. भी हमारा वित्त मंत्री होगा, वित्त मंत्री मतलब सेंट्रल, नॉट स्टेट का वित्त मंत्री, है ना। जो हमारा वित्त मंत्री होगा वो कौन होगा, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होगा, चेयरमैन। चेयरमैन होगा। ठीक, फिर जो रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, इंचार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, वो मेंबर होगा, इंचार्ज होगा। फिर अलग जो फाइनेंस के मिनिस्टर्स होंगे स्टेट वाले, ठीक, वो भी इसके मेंबर होंगे। मतलब इसका जो चेयरमैन होगा वो हमारे वित्त मंत्री होंगे। ठीक, फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके मेंबर होंगे, और अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। ओके, देन ये सारे मेंबर्स मिलके क्या करेंगे, ये सारे मेंबर्स मिलके वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे। इजी, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये काउंसिल बनाई क्यों जाएगी, आखिर इस काउंसिल का काम क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक, जैसे आप लोगों के हॉस्टल है, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते। ठीक, हॉस्टल में क्या की जाती है, मोहम्मद जाहिद बेटा क्यों स्क्रीन पे लिख रहे हो यार, स्टॉप डूइंग दीज थिंग, इंस्टेड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। अब हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल में क्या होती है, मेस कमेटी इंचार्ज बनाया जाता है, उसमें 4-5 बच्चों को रखा जाता है। मतलब कुछ बच्चे पीजी के रखे जाएंगे, कुछ बच्चे यूजी के रखे जाएंगे, कुछ पीएचडी के रखे जाएंगे। तो कोई मुझे बताएगा उसको, उस कमेटी को फॉर्म करके हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग मेस कमेटी की कोई मेंबर्स की कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा वो क्या होगा, कोई डिसिप्लिन इंचार्ज हो गया, कोई मेस कमेटी इंचार्ज हो गया। मैम मैं हूँ। आप हो, वेरी गुड बुशरा। तो बताओ, मतलब ये सारे अगर हमने अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग फील्ड से कुछ लोगों को उसका मेंबर बनाया है, तो उन मेंबर्स का काम क्या होगा, कोई भी बता मैम दे। अच्छे से सारी चीजें चले हैं। अच्छे से सारी चीजें चले, या मेस से रिलेटेड, या फॉर एग्जांपल मेस से रिलेटेड हो गया, वरना डिसिप्लिन से रिलेटेड, कोई भी लॉज बनाने हैं, कोई भी नया मैम हर सॉल्यूशन। कोई, यस मैम, मैम हर हाँ, कोई हायर अथॉरिटी के पास तो नहीं जा सकता है, तो पहले जो एग्जैक्टली, बनाया गया उनसे कर ली जाए, हाँ और हाँ, फिर सब। मतलब वो खुद ही उसके कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे कि हमें संडे को खाने में क्या चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, हमें खाना कितने बजे चाहिए। मतलब ये सारी चीजें वो मेंबर फॉलो अप करके फाइनल रिपोर्ट वो दे देंगे चेयरमैन को। चेयरमैन मींस जो भी आपके वार्डन होंगे या आपके प्रोवोस्ट होंगे, गेटिंग इट। तो यहाँ पे भी जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, वो मिलके क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे वो डिसाइड करते हैं, जो काउंसिल होती है वो डिसाइड करती है रेट ऑफ जीएसटी। जैसे मैंने अभी बताया, मोबाइल फोन पे अगर 18% जीएसटी है तो ये काउंसिल ने डिसाइड की होगी। ओके, सरचार्जेस, सरचार्जेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, एग्जेम्पशन, जैसे अभी मैंने बोला कि लिकर जो होता है, अल्कोहलिक लिकर होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है। ये सारी चीजें, मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी, स्पेशल प्रोविजन, या किस पे हम लोगों को हाई जीएसटी लगाना है, किस पे कम जीएसटी लगाना है, किस पे जीएसटी नहीं लगाना है, ये सारा का सारा वो काउंसिल डिसाइड करती है। और ये सारा कुछ कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल नंबर 279A में। ठीक है क्लास, किसी को कोई डाउट, अगर आपको लग रहा हो कि मैम बहुत जल्दी जल्दी समझा दी हैं, तो भी आप बोल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं क्लास, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस मैम, पूरा आ रहा है मैम। समझ में आ रहा है ना क्लास? ऐसा तो नहीं है ना कि मैम जो बोल रही है वो बाउंस हो रहा है ऊपर से?
नो मैम। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, बाकी अगर नहीं भी आएगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो ये चार ओके मैम। पांच आर्टिकल्स थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीएसटी से रिलेटेड है, और जीएसटी को लाने के बाद ही ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किए गए थे। ठीक, बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं है, थोड़े से ही है, इसलिए आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। एक बार आप लोग रीड करेंगे तो आपको पूरी मेरी थ्योरी याद आ जाएगी कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, नाउ हम लोगों ने पढ़ लिया जीएसटी की हिस्ट्री, पढ़ लिया जीएसटी का बैकग्राउंड, पढ़ लिया जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, क्लॉज हैं, वो पढ़ लिए। अब नाउ वी आर कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? ठीक, आज मैं आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में भी बताऊंगी। ठीक, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि जीएसटी क्या है क्या नहीं है। ठीक, द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हम सबको पता है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? कोई मुझे बताएगा? मैम डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स। कौन है ये डायरेक्ट टैक्स? हाँ, मैम ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट मैम ये टैक्स। ना बाजी थी। अरे कोई बात नहीं, बट कभी गलती से जीएसटी को डायरेक्ट टैक्स मत कह देना बेटा, ठीक है? एंड नेक्स्ट आई वांट टू नो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जरा आप लोग मुझे ये भी क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि ये पहली क्लास में मैंने बताया है आप लोगों को। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मुझे फटाफट से एग्जांपल दीजिए क्लास। मैम डायरेक्ट टैक्स। मैम इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, यस मैम। ये सब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। होता है जो गुड्स में वैट एड लग के आता है मैम, वो। यस मैम। वैट पहले लग के आता था, वैल्यू एडेड अब टैक्स। नहीं आता। जी जीएसटी ने अब नहीं इसी आता को है मैम, अब खत्म कर जीएसटी दिया। आ गया है। यस हाँ, मैम। ठीक, वेरी गुड। ठीक, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। वेरी गुड। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवाई ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जीएसटी भी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स ही है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, सेल पे लगता है, कंजम्पशन पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक, alternatively GST can be defined as a destination based tax where the tax is collected on the place where the ultimate consumption is done, no matter how long the journey of good otherwise had been. ठीक, अब यहाँ पे फिर हम कूद पड़े हैं कंसेप्ट पे। ठीक, यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्लास, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दिख रहा है सब बच्चों को? सबको दिख रहा है यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लिखा है? अरे हाँ ना तो बोलिए, और बॉयज आप लोग भी रिप्लाई किया कीजिए प्लीज। यस मैम। हाँ जी, ठीक। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के लिए सबसे पहली लाइन आप लोग याद कर लीजिए, जहां पे कंजम्पशन वहां पे टैक्स, जहां पे गुड्स जाएगा वहां पे टैक्स जाएगा। ठीक, अब इस लाइन को मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। ठीक, ये क्या है? दिस इज अ सेलर, ठीक है, एंड दिस इज बायर। ठीक, और ये है हमारी गवर्नमेंट। तो टैक्स क्या ऐसे मूव करता है? बताइए क्लास, टैक्स ऐसे मूव करता है? बायर सेलर को देता है, सेलर से वो जाता है गवर्नमेंट को। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, उस पर 18% का टैक्स लगा है, तो मैंने ही तो उसको खरीदा सेलर से, और सेलर फिर यस मैम। वो टैक्स किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसे स्टेट को कितना देना है और सेंट्रल को कितना देना है ना? ये कॉन्सेप्ट सबको यस समझ में मैम। आया? ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ये लेते हैं कि दिस इज मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स क्या है? बायर है। ठीक है, ही इज अ बायर, और वो है कहाँ पे? ही इज इन कोलकाता। कोलकाता, क्लियर?
ओके अब इनको खरीदना है एक मोबाइल, ठीक। अब इन्होंने मोबाइल को ऑर्डर किया और जो मोबाइल बेचने वाला कंपनी था, जो भी मोबाइल वाला मतलब जो भी उनका सेलर था, वो सेलर कहाँ पे है? वो सेलर है दिल्ली में, ठीक। इज क्लियर टू यू? मतलब एक्स जो है वो सेलर से क्या खरीदेगा? मोबाइल। सेलर उसको देगा फोन और बायर उसको उसके बदले में क्या देगा? क्या देगा? मनी मैम। मनी। हाँ, आप लोग जो रिप्लाई करते रहा करो, आप लोग रिप्लाई करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी हो क्लास में। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी आप लोग को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा इस समय, इसीलिए समझते रहिए, वरना ज्यादा कंसेप्ट हो जाएंगे तब घोष पोष हो जाएगी, ठीक। और मोबाइल की प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल प्राइस है क्योंकि कभी भी मोबाइल 100 रुपए का नहीं मिलता है, वो चाहे कितना ही बेकार सा फोन क्यों ना हो, ठीक। 100 रुपए मोबाइल की प्राइस थी और उस पर टैक्स कितना लगा? 80%। 18%, है ना। अब 18% अगर टैक्स लगा तो मोबाइल की प्राइस कितनी हो गई? मोबाइल की एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई जो बायर को देना पड़ा? यस मैम। मतलब मोबाइल की एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई जो बायर को देना पड़ा? अरे बेटा, मतलब 100% में 18% ऐड करोगे तो इतना ही तो होगा, 118 रुपए। यस मैम। बताइए, यस मैम। है ना। तो मतलब Yes, हाँ, तो मतलब सेलर ने वो फोन बनाया होगा 100 रुपए का, लेकिन उसको बेचा किसने का? उसने 118 रुपए का, तो मतलब 18 रुपए जीएसटी हुई। बोलिए यस क्लास। मैम। 18 रुपए क्या हो Yes, गई? ma'am. 18 रुपए हो गई जीएसटी, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंड कि जब हम लोग ये देख रहे थे कि जो पैसे हैं वो कहाँ जाते हैं, मतलब टैक्स कैसे होता है, तो अगर 118 रुपए उसकी प्राइस हुई तो 18 रुपए हो गया जीएसटी, राइट। अब वो यस मैम। 18 रुपए का जीएसटी 9 रुपए जाएगा सेंट्रल को, जैसा हम लोगों ने अभी 9 देखा था, रुपए और 9 रुपए जाएगा स्टेट को मैम। स्टेट को, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका आंसर आप ही लोग मुझे देंगे, ठीक है क्लास, कोई और नहीं। दिस आंसर आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अब ये जो जाएगा स्टेट को, ये आप लोग मुझे बताइए कौन से स्टेट को जाएगा? कोलकाता को जाएगा कि दिल्ली को जाएगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे दिल्ली यहाँ को मैम। 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं। Delhi. दिल्ली को मैम। किसको जाएगा? दिल्ली को जाएगा क्योंकि सेलर दे रहा है ना. कहना मैंने सेलर दे रहा है तो जाएगा किसको? दिल्ली को। दिल्ली को। सब लोग इस बात से अग्री हैं, दिल्ली को जाएगा। तो कंफ्यूजिंग है, दोनों को भी जा सकते हैं मैम, आधा आधा। नहीं, आधा आधा तो नहीं जाएगा, जाएगा तो वो किसी एक नहीं ही मैम, स्टेट। सैलरी की तरफ से जाएगा क्योंकि बायर थोड़ी ना मैम, डायरेक्टली दे रहा है. इंटीग्रेटेड जीएसटी जाएगा, बाद में वो फिर डिवाइड हो जाएगा। बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, चलो अच्छा है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी यू ऑल हैव ट्राइड। बट जो 9 रुपए एक्स्ट्रा है वो जाएगा कोलकाता को जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि जब आप लोग यहाँ पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला था आप लोगों से? मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, जहां जहां गुड्स जाएगा वहां वहां टैक्स जाएगा। मैंने कही थी ये लाइन, आपको याद आया? यस सबको मैम। याद आया? इस लाइन का मतलब कि जिस स्टेट में गुड जाएगा टैक्स भी उसी स्टेट में जाएगा। यानी आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका नाम ही है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है क्लास? मंजिल। मैम जहाँ जाना हो. यस मैम. जाना होता है गुड्स। मैम तो मंजिल फिर कोई ये बताइए, फिर आपने जो अभी बताया था कि बायर से सेलर, सेलर से गवर्नमेंट, तो मैम सेलर से अगर गवर्नमेंट जाएगा तो फिर दिल्ली होना चाहिए था. ये नहीं नहीं समझ में तो आ रहा है. अच्छा ठीक, वेरी गुड, एटलीस्ट वी हैव रेज्ड अ डाउट, ठीक।
देखिए अब ये यहाँ पे सेलर और बायर का भी कंसेप्ट वही है। क्यों? दो बायर जो है वो कोलकाता में ही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो दिल्ली गया था गुड्स लेने, गुड्स तो उसको कोलकाता में ही मिल रहे हैं ना, उसके हिसाब से उसका सेलर तो कोलकाता में ही है, राइट? ओके मैम। ठीक, ये भी तो हो सकता था ना कि सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट के हों, हो सकता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग Yes, बस ma'am. ये जान जाइए कि जो कोलकाता है वो कंज्यूमिंग स्टेट है। ओके, कोलकाता क्या है? कंज्यूमिंग स्टेट, क्योंकि जो गुड्स है वो कंज्यूम तो यही हो रहा है ना। और जो सेलर है वो क्या है? सप्लाइंग स्टेट है। ठीक, और टैक्स हमेशा वहां जाता है जहां कंज्यूमिंग स्टेट रहता है। ठीक है क्लास, यस डाउट मैम। क्लियर हो गए? कोई और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। आई जस्ट वांट क्या Yes, था। ma'am. ठीक, अब इस थ्योरी को हम लोग इस पैरा को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपकी क्लास में ओवर होने वाली है। फिर हम कंसेप्ट ऑफ जीएसटी खत्म करके नेक्स्ट क्लास में नीड ऑफ जीएसटी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो जीएसटी कैन बी डिफाइंड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वेयर द टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द प्लेस वेयर द अल्टीमेट कंजम्पशन इज डन। कंजम्पशन मतलब जहां पे उसकी खपत होगी, टैक्स वहीं पे कलेक्ट होगा। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये लाइन समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, नो मैटर हाउ लॉन्ग द जर्नी ऑफ गुड अदरवाइज हैज बीन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फोन जो है वो चाइना से बन के दिल्ली में आया, दिल्ली से बन के कोलकाता में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टैक्स हमेशा वहीं कलेक्ट होगा जहां पे वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगी उसकी। ठीक, एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई क्रेडिट द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन परचेज और इनवर्ट सप्लाईज अलाउड and the final payout occurs on the pocket of consumer. टैक्स अंततः कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर, मतलब हर लोग टैक्स को ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब टैक्स सिर्फ एक ही जगह ऐड होगा, एक ही की जेब से जाएगा, वो है कंज्यूमर। ठीक, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये क्या करती है? जीएसटी काउंसिल के साथ मिलके हर टैक्स के अलग अलग रेट डिसाइड करती है, जो अभी हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल देखा था आर्टिकल 266 में। ठीक, अब हेयर आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट जीएसटी हैज ब्रॉट। जीएसटी के आने से क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। ठीक, पहला है अबॉलिशिंग कैस्केडिंग इफेक्ट। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जीएसटी कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब मैन्युफैक्चरर ने टैक्स ऐड किया, उस पे होलसेलर ने टैक्स ऐड किया, उस टैक्स पे रिटेलर ने टैक्स ऐड किया, और वो टैक्स इवेंचुअली देना पड़ा कंज्यूमर को, मतलब उसको एक ऐसी चीज पे टैक्स देना पड़ा जिसपे ऑलरेडी बहुत बार टैक्स लग चुका है, जिसको हम लोग टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। ठीक, सेकंड इज रिमूविंग द डिफरेंशियल गुड्स एंड सर्विस। मतलब पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट जो होती थी वो सिर्फ गुड्स को डील करती थी और सेंट्रल जो होती थी वो सर्विस को डील करती थी, लेकिन इसने ये कॉन्सेप्ट को हटा के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रखा, सप्लाई का, सिर्फ सप्लाई होगी। ठीक, थर्ड इज ब्रिंगिंग हार्मोनी टू ओवरऑल इकोनॉमी। अगर सब जगह, फॉर एग्जांपल बिहार में, यूपी में, बैंगलोर में, गुजरात में, हर जगह एक ही टाइप का कंसेप्ट फॉलो होगा तो हार्मोनी रहेगी, मतलब हर जगह चीजें एक जैसी ही चलेंगी। फिर टीडीएस एंड टीसीएस इंट्रोड्यूस। टीडीएस मतलब अभी हम लोग ने पढ़ा टैक्स कंजम्पशन एंड टैक्स डिडक्शन, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। देन नेक्स्ट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस। पहले क्या होते थे, बहुत टाइप के टैक्स होते थे, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, फिर हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग पे सेल टैक्स देना पड़ता था, हम लोगों को अलग अलग चीजों पे टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिंगल विंडो क्लियरेंस की वजह से हमें सिर्फ एक ही जगह टैक्स देना पड़ता है। ठीक, देन फ्रीडम फॉर मल्टीपल टैक्सेस। अभी अभी हम लोगों ने ये देखा कि एक ही टैक्स होता है। फिर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। जब टैक्स एक ही है, मतलब अब हमें पता है कि मोबाइल पे 18% टैक्स ही लगता है, तो चाहे आप आईफोन खरीदें, चाहे आप
सैमसंग का कोई फोन खरीदे, चाहे आप एमआई का फोन खरीदे, आपको 18% टैक्स ही देना है। ऐसा नहीं है कि कोई सेलर आपसे 18 ले ले, कोई सेलर आपसे 20 ले ले, कोई सेलर आपसे 10 ले ले, नहीं। ट्रांसपेरेंसी है, जो है वो सबके लिए कॉमन है। ओके क्लास, एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। समझ आया No, सबको? ma'am. हैव एवरीबॉडी ma'am. गॉट टू अंडरस्टैंड? मैं इसीलिए रादर देन बहुत ज्यादा थ्योरी से ज्यादा आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर जीएसटी, क्योंकि मुझे पता है जीएसटी आप लोगों के लिए भी नया नया ही टॉपिक होगा, है ना? और इफ इसको एज अ होल फॉलो किया जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जीएसटी इज ऑल अबाउट। ओके, सो होपफुली आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको इसके पहले नोट्स दिए थे, अब वाले नोट्स में थोड़ा सा चेंज है, ठीक? तो मैं आपको ये नोट्स भी वापस से ग्रुप में डाल दूंगी, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो शुड आई वाइंड अप द क्लास? Yes, ma'am. Okay, Thank you. Sure, ma'am. मैम। Thank you, class.